ओके तो फिर आज हम लोग शेयर्स है ना वहां से स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया था हमारा, टाइप्स ऑफ प्रॉफिट हो गया था और टाइप्स ऑफ रिजर्व हो गया था और डिविडेंड, प्रेफरेंस, इक्विटी, ये वाले सब बाकी थे। ये थर्ड वाला पार्ट और ये फिफ्थ वाला पार्ट। तो मतलब कल जितना हुआ था परसों उसमें मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हेलो। हेलो। हाय पीयू। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है, तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके देन सबसे पहले ना मैं शेयर का मीनिंग बताती हूँ। ओके, शेयर मतलब क्या होता है, जहां तक मेरे को पता चला, मुझे भी इतना श्योर पता नहीं है, लेकिन मेरे को जहां तक मेरी फ्रेंड ने बताया, शेयर क्या होता है, कैपिटल जो होती है ना कंपनी की, उस कैपिटल को जनरेट करने। अभी कैसा है, कंपनी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, स्टार्टिंग के टाइम पे कंपनी अपना कैपिटल लगा सकती है, लेकिन कहाँ से वो श्योरिटी है कि उसको प्रॉफिट ही होगा, उसको रेवेन्यू, मतलब वो रेवेन्यू अर्न कर पाएगा, उसके इनकम अच्छे होंगे, ठीक है। कोई भी बिजनेस का श्योर नहीं होता है कि मतलब उसके पास पैसे आएंगे ही, लॉसेस में भी जा सकते हैं। ओके, तो उसको एक साइड बाय साइड ऑप्शन रहना चाहिए जिसमें वो अपना कैपिटल जनरेट कर सके, कैपिटल बढ़ा सके। ओके, तो वो कैपिटल जनरेट करने के लिए कंपनी क्या करती है, अपने कंपनी को कुछ हिस्सों में बांट देती है और उसी को एज अ शेयर नाम बोल के बेचती है। मतलब हम इतना इतना शेयर दे रहे हैं, मतलब आप लोगों का हमारे कंपनी में इतना इतना हिस्सा हो जाएगा, ऐसा। तो वो कंपनी के पार्ट्स को, मतलब पार्ट्स मतलब उसको कट करके नहीं, मतलब ऐसे बोलती है, एक पेपर पे लिख के देती है कि इतना इतना शेयर है हमारे कंपनी में आपका। ओके, तो वो शेयर्स, वो कंपनी के शेयर्स बाहर बेचती है और उसके थ्रू क्या होते हैं, जब वो शेयर्स बेचते हैं तो लोग खरीदने के लिए मतलब पैसे देते हैं। ओके, देते हैं ना पैसे। हाँ हेलो। हाँ, भाई। शेयर्स का। हाँ हाँ। हाँ। तो जब वो पैसे देते हैं तो कैसे, अगर एक इंसान भी 100 रुपये देगा तो भी मतलब 10,000 लोग तो कितना, मतलब लाख वगैरह के आसपास हो जाएगा वो, ठीक है, 10 लाख वगैरह के आसपास। तो कैसे कंपनी को फिर कैपिटल जनरेट हो जाती है वैसे, और फिर वो फर्दर अपने बिजनेस ऑपरेशंस में यूज करता है। तो ऐसे वो शेयर बेचता है। अब शेयर और हाँ, शेयर्स पे जो प्रॉफिट मिलता है ना, उसको डिविडेंड बोलते हैं। ओके, और जो इनकम में प्रॉफिट मिलता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं, और जो शेयर पे प्रॉफिट मिलता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। ओके, अब शेयर्स दो तीन टाइप के होते हैं। ओके, एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, लेकिन एक और होता है। कोई कुछ बोल रहा है? हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जो इनकम पे प्रॉफिट होता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, सॉरी है सॉरी। ना? हाँ। हाँ, ओके, हाँ, जो शेयर्स पे प्रॉफिट होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे दो टाइप के डिविडेंड दिख रहे हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी। ये दोनों, प्रेफरेंस वाला प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है और ये इक्विटी शेयर होल्डर को। अभी हम इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में देख। ओके, तो इक्विटी शेयर्स किसके पास रहते हैं? अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चेयरमैन वगैरह, प्रेसिडेंट वगैरह के साथ जो बैठे रहते हैं ना शेयर होल्डर्स, उन लोग को इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं। उनको डिसीजन लेने का राइट्स होता है, और मतलब बिजनेस ऑपरेशन में अगर उनको मतलब ऐसा लगता है कि कुछ गलत है, तो उनके पास ये एबिलिटी होती है, अथॉरिटी होती है कि वो मतलब उस पर क्वेश्चन कर सके, ठीक है। उनको इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन होता है? कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, जैसे बैंक वगैरह। अभी कैसा है, बैंक भी सोचती है कि हमको भी शेयर्स खरीदने हैं, पर वो नहीं खरीदती कि उसको ऐसा लगता है कि अगर हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो अब हम लोगों का लॉस वगैरह ना हो जाए, ठीक है। तो वो कंपनीज के पास जाके प्रेफरेंस शेयर खरीदती है। अब वो प्रेफरेंस शेयर क्यों खरीदती है और इक्विटी शेयर क्यों नहीं खरीदती है? ओके, पहला क्या रीजन है,
इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का पहला रीजन ये है, दोनों का डिफरेंस, कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, अगर कंपनी लॉस में गई तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लॉस बियर नहीं करना पड़ता है, पर इक्विटी शेयर होल्डर को करना पड़ता है। ठीक है, उसको उसका पैसा, उसका जितना भी शेयर है ना, उसके पैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिल जाते हैं, पर इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं मिलता। ठीक है, फिर दूसरा ये होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तो डिसीजन में कोई ये नहीं कर सकते कि हाँ मुझे मतलब मेरी ये राय है, ये करो, मतलब वो डिसीजन मेकिंग का उनके पास अथॉरिटी नहीं होता है। ठीक है, दूसरा ये हो गया। और तीसरा क्या होता है कि ओके हाँ, इक्विटी वाले शेयर होल्डर्स जो होते हैं, बिजनेस के रिस्क उनको बियर करने पड़ते हैं। अगर उन लोगों ने प्लान किया कि हमें यहाँ यहाँ इन्वेस्ट करना है और हम ये नया हमारे कंपनी में स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, कोई नया ऑपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर को इन्वेस्ट करना पड़ता है। पर अगर उसका लॉस हुआ तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को बेयर करना पड़ता है, पर उसका इफेक्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर है इसके लिए। ठीक है, इक्विटी वाले कंपनीज के डिसीजन में जैसे उनकी अथॉरिटी होती है ना, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर की नहीं होती है। इसके लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका जो भी रिस्क है वो सब बियर नहीं करना पड़ता है। ओके, ये तीसरा हो गया। हाँ, और चौथा इम्पोर्टेंट वाला, श्रीकांत में कुछ पूछ रहे हैं बहन। हाँ जी। हाँ पीहू, वो इक्विटी शेयर होल्डर में एक बात यह होती है, अगर कंपनी लॉस में चला जाए या इन किसी भी तरह से, तो इक्विटी का प्राइस कम हो जाता है, तो जो प्राइस कम होगा वो हो गया उनका लॉस, तो मतलब इक्विटी शेयर होल्डर लॉस बेयर करता है, ऐसा है, करेक्ट ना? तो मतलब आज अगर हमने एक मान लो किसी एक XYZ कंपनी का एक 10,000 रुपए का एक शेयर परचेस किया है और बाद में कंपनी का अप डाउन हो जाता है, उसके आगे चल करके वैल्यू अगर 5,000 रुपए हो गए तो 5,000 रुपए अपना लॉस हो गया। तो जब विड्रॉ करूंगा तो उस दिन जो उसकी प्राइस होगी, अगर बढ़ेगी या फिर कम होगी, वो मिलेगी अपने को। तो प्राइस कम हुई तो ये हो गया अपना लॉस शेयर पे। अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर रहेंगे तो, लेकिन अगर हम प्रेफरेंस यस शेयर यस, होल्डर रहेंगे तो नहीं होगा। अच्छा ओके ओके, हाँ, और नहीं गो। ओके, मीन्स जितने देन भी इक्विटी वाले हैं वो सारे हेड्स हैं, कंपनी के हेड्स हैं। हाँ, अभी कैसा होता है, हमने देखा होगा कि कंपनी में जब बोर्ड मीटिंग होती है, ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, एनुअल रिपोर्ट वगैरह प्रेजेंट करते हैं, तो वो एक इंसान को नहीं दिखाता है ना, ऐसे मतलब बहुत सारे ग्रुप में बैठे रहते हैं। तो वो जितने भी होते हैं वो सब बोलने के लिए तो ये नहीं होते सीईओ, पर वो एक टाइप के ओनर होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा डाला होता है उसके अंदर, उन्होंने शेयर्स खरीदे होते हैं। बोलते हैं ना कि सीईओ के पास इतना शेयर्स, इतने परसेंट शेयर्स है, इनके पास इतना परसेंट शेयर्स है, अगर ये वाले सीईओ निकले तो इनको बैठाएंगे क्योंकि उनके बाद इनके पास ज्यादा शेयर्स है। तो ये सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स है। ओके, हाँ बहन, हाँ आगे समझ में। हेलो पीहू। हेलो। हाँ हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर्स के आप एग्जांपल बता सकते हो, मतलब जैसे प्रेफरेंस शेयर के आपने बोला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं या वगैरह, तो इक्विटी के लिए कोई एग्जांपल आपने बोला था, मैं शायद मिस कर गया। इक्विटी शेयर इक्विटी, होल्डर्स वही ना जो ओनर्स है कंपनी के। हाँ अच्छा, मतलब वो एक एक सेकंड में ओनर। थोड़ा सा बताऊं इसमें। हाँ 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 बताओ। हाँ हाँ, हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर मतलब अभी समझ लो अपना कोई भी एक XYZ कंपनी अज्यूम करो, लेट अस से रिलायंस। हाँ, तो रिलायंस की किसी एक कंपनी, रिलायंस कम्युनिकेशन का अगर आप तुम शेयर, तुमको लग रहा है शेयर परचेस करना है, तो डीमेट अकाउंट के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू तुम शेयर खरीद लेते हो। तो जो परचेस किया हुआ होता है, जो नॉर्मली पर्सन कोई भी परचेस कर सकता है शेयर, वो हो गया इक्विटी शेयर। तो अभी तुमने परचेस किया कर लिया है, तुम हो गए इक्विटी शेयर होल्डर उसके। नहीं, ओके, इक्विटी मतलब हम क्यों होंगे, हम प्रेफरेंसेस होंगे ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, प्रेफरेंसेस आर ओनली इंस्टीट्यूशनल लेवल इन्वेस्टर्स। हाँ, ओके हम भी इक्विटी क्योंकि शेयर क्या है, होल्डर्स हो सकते शेयर, हैं। हाँ, क्योंकि शेयर का वैल्यू कम हो गया तो आप अपने शेयर का अगर वैल्यू, कंपनी लॉस में जाता है तो शेयर का वैल्यू कम होता है, अपने शेयर का कम हो जाता है।
बट प्रेफरेंसेस मतलब वालों अगर को आप उतना ही मिलेगा। मतलब मैं खुद जाके कुछ खरीद लिया तो मतलब मैं भी एक इक्विटी शेयर होल्डर हो गया मतलब। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, हम भी इक्विटी शेयर होल्डर बन गए अभी उसके। और इक्विटी शेयर होल्डर जो है ना, जब कंपनी के सीईओ या फिर ऐसे कोई पोस्ट के लिए जब वोटिंग होती है, या फिर किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए जब वोटिंग होती है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स होते हैं। अच्छा, हाँ वो तो हाँ मतलब डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहता है, इसलिए मतलब उनको राइट। हाँ, एक पार्ट रहता है उनका डिसीजन मेकिंग में, वो वोटिंग अथॉरिटी होती है उनमें। थैंक यू गाइस। हम्म। अभी रिसेंटली टाटा मोटर्स का चल रहा था सीईओ के लिए वोटिंग। तो फिर प्रेफरेंसेस कौन से हुए पर्सन्स? इंस्टीट्यूशनल लेवल, जो बड़े बैंक या फिर अ, बड़ी इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो हो गए प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्योंकि ये एक नहीं, एक बड़ी अमाउंट में शेयर लेते हैं, कई कई हजार, कई कई लाख अच्छा। शेयर होते हैं उनके पास में, ओ, ज्यादा बहुत बड़ा और हिस्सा। अगर उनका उनका लॉस हुआ तो नहीं, फिर क्या होगा? वो लॉस कौन? नहीं बेयर करते। अगर कंपनी में लॉस नहीं जहाँ का वो करते। शेयर खरीद रहे हैं, हाँ, और वहां पे हाँ लॉस हो रहा है, उनको लॉस नहीं होता, उनको उनके हिस्से का पैसा मिल जाता है, इसीलिए वो अच्छा। हाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। ओके हाँ। ओके। और यही बात डिबेंचर्स पर भी अप्लाई होती है, हाँ, उनको भी लॉस बट नहीं होता, उनको उनका डिबेंचर अमाउंट मिल जाता डिबेंचर थोड़ा अलग होता है। शेयर्स में क्या होता है, हम है। हाँ कंपनीज के थ्रू लेते हैं, हाँ, पर हाँ, डिबेंचर डिबेंचर में हम क्या डायरेक्टली होता है, कंपनी में हाँ, इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी हमसे एक टाइप का लोन लेती है, ऐसा। हाँ, और उनको वोटिंग राइट्स नहीं रहेगा डिबेंचर्स को। हाँ हाँ। हम्म, एक्चुअली मैंने इस पे एक वीडियो देखा है, मैंने वो ग्रुप में डाल देती हूँ तो वो इजी पड़ जाएगा समझने के लिए। चलेगा, अच्छा है। इतना कुछ हार्ड नहीं है, मैंने लिखा भी है, बट वो बहुत हाँ वो ऊपर नीचे लिखा अभी है। वो आपने, हाँ वो आपने कुछ डिबेंचर्स और उसके ऊपर पूरा एक बहुत अच्छा खासा लिखा था, लेकिन नहीं सॉरी नहीं, मुझे वो कुछ नहीं, समझ वो नहीं लिखा था मैंने, वो समझा। मेरी फ्रेंड ने लिखा था, मैंने अभी लिखा है अच्छा इजी लैंग्वेज में, लेकिन बहुत ऊपर नीचे लिखा है, वो मैं अच्छे से लिख के भेज देती हूँ। हाँ, तो मतलब ये तीनों के बारे में ऑलमोस्ट मतलब बेसिक आइडिया तो पता Clear? चल गया ना? हाँ, हाँ हाँ, वो समझा मतलब बराबर। सबको क्लियर हो गया ना? क्लियर है हाँ। हाँ समझ में आ गया, क्लियर हो गया। डिबेंचर एक टाइप का लोन होता है, जब कंपनी को मतलब ऐसे सोचता है ना कि उसको लोन लेना, मतलब ये कंपनी के पास फंड नहीं है, शेयर्स कैसे देगा, तो वो लोगों से लोन लेता है डिबेंचर के नाम पे, और हम लोग डिबेंचर होल्डर बन जाते हैं, ठीक है। और उसके भी कुछ ये है प्रॉफिट्स वगैरह, एडवांटेजेस, जैसे कि वो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम लोग चाहिए तो वो बेच सकते हैं, ओके। और हाँ, जब भी हम डिबेंचर लेते हैं, जब हमें डिबेंचर बेचना होता है, ठीक है, तो वो हम डायरेक्टली नहीं बेच सकते, उसके लिए हमें एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली बेचेंगे ना तो हमें लॉस होगा, सम ऑफ अमाउंट ऑफ मनी हमको कम मिलेगा। अगर हम ब्रोकर के थ्रू बेचेंगे तो नहीं होगा। अब ये तो मुझे नहीं पता क्यों, बस उसमें इतना ही बोला था, इम्पोर्टेंट लगा। अ, और हाँ, इस पे इंटरेस्ट मिलता ही है कंपलसरी। जैसे क्या होता है, बैंक में हम लोग लोन लेने के लिए जाते हैं तो कैसे वो लोग इंटरेस्ट लगाते हैं हमारे ऊपर, हाँ, कि आपने इतना इतना लोन लिया तो इतना इतना इंटरेस्ट के साथ आपको देना पड़ेगा। वैसे ही अगर कंपनी हमसे लोन ले रही है तो हमारा भी इंटरेस्ट मैंडेटरी है कि वो लोग को देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट, चाहे कंपनी लॉस में जाए या कुछ भी जाए, ओके। और दो टाइप के डिबेंचर्स होते हैं, एक सिक्योर्ड होता है और एक अनसिक्योर्ड। तो मोस्ट ऑफ द लोग सिक्योर्ड प्रेफर करते हैं उन कंपनीज के लिए जो रेप्यूटेड नहीं है, जिनका अच्छा गुडविल नहीं है, मार्केट में फेमस नहीं है, कभी भी डूब सकती है, ओके। पर टाटा, इन्फोसिस, ये सब कंपनियों के लिए ज्यादातर लोग अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स का डिबेंचर होल्डर बनते हैं, अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर, क्योंकि ये सबका रेपुटेशन है, उनको पता है इतनी जल्दी बंद नहीं होगी। तो और ऐसी सारी कंपनियां शायद सिक्योर्ड डिबेंचर मतलब इशू भी नहीं करती है, अनसिक्योर्ड वाली ही करती है। और हाँ, डिबेंचर लोन कब मतलब सिक्योर्ड वाले में क्या होता है, वो कंपनीज जब हमसे लोन लेती है ना तो एक उनकी सिक्योरिटी हमारे पास डिपॉजिट होती है। वो सिक्योरिटी क्या होती है, वो लीगल डॉक्यूमेंट पे लिख के देते हैं कि हमारी हमारी ऐसी ऐसी कंपनी है, इन्होंने इतना इतना डिबेंचर आपसे मतलब आपसे लोन लिया है, और जो भी प्रॉफिट होगा वो और इंटरेस्ट दोनों आपको दे दिए जाएंगे, ओके। तो डिबेंचर का हो गया क्लियर।
वो शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, उस डॉक्यूमेंट को। हाँ हाँ, शेयर सर्टिफिकेट, हाँ। करेक्ट। हाँ हाँ, टर्म्स और कंडीशंस पूरी उसमें लिखी हुई आ जाएगी, किस टाइप के आप शेयर होल्डर हो और वो सब चीजें। हाँ, ओके। देन टर्म लोन। टर्म लोन मतलब वैसे तो 2 टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब इसमें दिया है, एक सेकेंड ना, इसमें शॉर्ट टर्म लोन दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है और कंटिंजेंट लायबिलिटी दिया है। अभी शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे करंट लायबिलिटी भी बोल सकते हैं ना, एक टाइप का शॉर्ट टर्म, सॉरी लोन नहीं है, सॉरी लायबिलिटी है, सॉरी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी अगर मान के चले तो दोनों एक ही है, क्योंकि करंट लायबिलिटी भी 1 साल से ज्यादा नहीं होती है, और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है कि कोई भी लायबिलिटी 1 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर हमें पे करना है, जैसे बिल्स पेबल वगैरह हो गया, ठीक है, बिल्स पेबल हो गया, तो उसको क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर हमें पे करना होता है, ठीक है। 1 साल से ज्यादा लेके नहीं जा सकते हैं। और कंटिंजेंट लायबिलिटी को क्या मतलब, उसका मीनिंग क्या हो गया कि फिक्स नहीं रहता, इसका नेचर फिक्स, मतलब इसके नेचर में है कि ये कभी फिक्स नहीं रहता। जैसे कोई कोई से बोलते हैं ना कि ऐसा हम लोगों को लोन लेना पड़ता है, अचानक से कंपनी अचानक से लॉस फेस कर रही है, उसके एडवर्टाइजमेंट वगैरह मतलब प्रमोशन वगैरह का कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा, सेल्स वगैरह अच्छी हो रही नहीं है, तो वो डायरेक्ट लॉस में जाने लगती है, तो जाके कंपनीज लोन वगैरह ले लेती है, जो प्लान्ड नहीं होता है, ठीक है, अनप्लान्ड होता है, तो उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी। पहले तो मतलब कोई भी कंपनी लायबिलिटी वगैरह सब प्लान करके लेती है कि हमें इतना लोन लेना है वगैरह, पर कोई कोई सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि वहां पे उनको लोन लेना ही पड़ता है, या कोई भी मतलब एक लायबिलिटी आ जाती है, ठीक है, तो उसको कंटिंजेंट बोलते हैं। और हाँ, इसको ना बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते, एज अ नोट लिखते कि ये कंटिंजेंट लायबिलिटी आ गई थी ऐसा, तो जब हम प्रिपेयर करेंगे ना तब पता चल जाएगा। तो फिर इसमें डाउट किसी को? तो मतलब क्लियर क्लियर। अगर अनप्लान कर रहे हैं तो कंटिंजेंट लायबिलिटी हो जाएगा, और अगर प्लान कर रहे हैं तो खाली मतलब वो फिर करंट लायबिलिटी गिनी जाएगी अगर plan कर रहे हैं, लायबिलिटी होगा, लायबिलिटी तो होगा। अब करंट तो कब होगा liability। कि वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, जैसे बीओडी हो गया, हाँ, एडवांस तो थी वो हो गया। अच्छा, एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। अभी हमने लास्ट 2 मंथ का रेंट नहीं दिया, ठीक है, लास्ट 2 मंथ का रेंट नहीं दिया, तो जो हमारा बोलते हैं ना ये है क्या बोलते हैं लैंडलॉर्ड, वो क्या बोलेगा कि ठीक है 2 या 3 महीने का टाइम देता हूँ, उसके बीच में मेरे को जितने भी महीने 3 महीने या जितने भी पेंडिंग होंगे वो सब महीने के मेरे को रेंट चाहिए, ठीक है। तो ये तो नहीं बोलेगा ना कि मैं 2 साल का टाइम देता हूँ, वो कम से कम लास्ट टू लास्ट 6 मंथ का टाइम देगा। तो ये करंट लायबिलिटी होगी, क्योंकि हमें उसको पे करना है, आज नहीं कल पे करना ही है, ओके, और वो भी शॉर्ट टर्म में करना है। ओके, देन डिविडेंड हो गया, लायबिलिटी होगी, एक्सपेंसेस अभी ये वाला, अभी रेवेन्यू क्या आता है, एक्सपेंडिचर मतलब क्या, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अगर हमने कोई एक्सपेंसेस किए, ओके, तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू हमें कब कब मिलता है, जब हम सेल वगैरह करते हैं, ठीक है, हमने कोई गुड्स सेल किया, ठीक है, वो गुड्स सेल किया, हमें पैसे मिले, पर जब वो गुड्स बनाने का कॉस्ट भी था, राइट, गुड्स बनाने के खर्चे वगैरह भी लगते हैं। अभी एग्जांपल ले लेते हैं सैलरी का, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैसे? जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम पैसे दे रहे हैं, हमारी कंपनी का एक्सपेंस हो रहा है वो सैलरी, ओके, बट वो रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है, हम उन लोग को सैलरी दे रहे हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो वो जो काम हो रहा है उसको बेच के हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब समझ आ गया? बट रेवेन्यू तो उस दिन वो बताया था ना कि जैसे जो बोनस मिलता है, हाँ, तो जैसे वही हो वो गया ना। इनकम है, इनकम हाँ पे हाँ कुछ एक्स्ट्रा अगर मिले तो वो रेवेन्यू है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इनकम पे नहीं, प्रॉफिट पे। प्रॉफिट पे, अच्छा, अगर हाँ हमने कुछ इन्वेस्ट किया है तो उस हाँ, पे जो प्रॉफिट, ओके ओके। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्सेस प्रॉफिट जो नहीं होता है। हम्म।
ओके तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लियर हो मतलब जिस भी एक्सपेंडिचर के वजह से हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एग्जाम्पल सैलरी टू वर्कर, जब हम वर्कर्स को सैलरी देते हैं वो हमारे लिए काम करते हैं, वो जो गुड्स बनाते हैं वो हम लोग बेचते हैं, उससे हमें रेवेन्यू मिलता है। ओके ये इसका लॉजिक क्लियर हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। क्लियर। ओके कैपिटल एक्सपेंडिचर, अभी ये क्या होता है, ये जो एक्सपेंडिचर होता है ना वो मोस्टली एसेट पे लगता है या तो फ्यूचर बेनिफिट। ठीक है, जैसे कि, कोई एसेट है हाँ, वो हमने खरीदी, लैंड बिल्डिंग मशीनरी वगैरह ये सब चीजें हमने खरीदी। ठीक है, उसको खरीदने में हम एक्सपेंस हुआ मतलब ठीक है, वो टेंजिबल है इंटेंजिबल है डजंट मैटर, उस पे हमारा एक्सपेंस हुआ, बट उससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है। हमने हमारे कैपिटल पे एक्सपेंस किया, मतलब एसेट वगैरह हमारा कैपिटल है, हमने उस पे एक्सपेंस किया, हमें प्रॉफिट होने वाला, रेवेन्यू सॉरी पैसे जनरेट होने वाले हैं, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब हम कैपिटल पे एक्सपेंस करते हैं मतलब खर्चा करते हैं। ओके तो इसमें अपना कैपिटल मेंटेनेंस के लिए मशीन मेंटेनेंस का जो एक्सपेंसेस वो भी इसी में आ जाएगा। हाँ वो भी आ जाएगा। हाँ, वो भी इसी में आ जाएगा। और ये जो एक्सपेंस होते हैं